नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। और अगले आधे घंटे बात होने वाली है आपके निवेश पोर्टफोलियो पर। फंड स्पेसिफिक बातचीत होगी, साथ ही आपके पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग पर हम आपको सलाह भी देंगे हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए। इस शो में सवाल आप पूछ सकते हैं। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर एक बार फ्लैश कर देते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर होगा और हमारा यूट्यूब पर अगर आप हमें लाइव देख रहे हैं तो कॉमेंट बॉक्स में भी अपने सवाल डाल सकते हैं। लेकिन चलिए, आज के शो की अब शुरुआत होगी फंड का फंडा से। और आज हमारा फोकस कंजम्पशन थीम पर होगा, कंजम्पशन फंड को पर होगा। हमारे साथ सिद्धार्थ छाबड़िया जुड़ गए हैं, रिसर्च एनालिस्ट है, फंड मैनेजर है मिरर एसेट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स में। और जो फंड ये देखते हैं उस पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे और कंजम्पशन थीम कैसे प्ले आउट होगी इस पर भी इनकी राय लेंगे। मिरर एसेट का ग्रेट कंज्यूमर फंड है जिस पर हम विस्तार से इनसे बात करेंगे। सिद्धांत, आपका बहुत बहुत स्वागत है शो में। और सिद्धांत, वक्त आ गया है कि अब कंजम्पशन थीम को हम प्ले आउट होता हुआ देखें, जो कि कुछ सालों से हमने देखा है कि कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। सेक्टर स्पेसिफिक फंड्स बोलिए या स्टॉक स्पेसिफिक एक्सपोजर जो कि डाइवर्सिफाइड फंड्स में हम देखते हैं, कुछ खास रिटर्न यहां पर आते हुए नहीं हमें देखने को मिल रहे थे। क्या अब जो नैरेटिव है फ्रॉम केपेक्स टू कंजम्पशन, इससे ये पूरी भरपाई हो जाएगी इतने साल जो हमने कंजम्पशन को नहीं चलते हुए देखा? धन्यवाद कविता, मुझे शो पे बुलाने के लिए। तो जैसे कि आपने कहा कि कोविड के बाद कंजम्पशन में हमने काफ़ी स्ट्रेस देखा है। पिछले 3-4 सालों में कंजम्पशन स्लो डाउन देखा है, वॉल्यूम ग्रोथ काफ़ी स्लो रहा है। और इसका सबसे ज़्यादा मेन कारण रहा है कि इन्फ्लेशन या महंगाई काफ़ी हाई रहा है, जिसने कंज्यूमर के सेंटिमेंट्स, कंज्यूमर के वॉलेट को इम्पैक्ट करा है। और उसके कारण हमने देखा है कि कंज्यूमर ने अपने जो भी डिस्क्रिशनरी खर्चे हैं उसको डिफ़र किया है। एंड उसके कारण हमने काफ़ी कंपनीज में अर्निंग्स प्रेशर देखा है, अर्निंग्स की कट देखे है पिछले 2 सालों में। पर अब हम बात करें तो हमें दिखता है कि सिचुएशन बदल रहा है। और मेन इसका रीज़न ये है कि जो स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिया है ये साल, जैसे कि इनकम टैक्स कट, कुल मिला के 1 लाख करोड़ का जो बेनिफिट है, आरबीआई ने 100 बेसिस पॉइंट रेट कट किया है और शायद से और स्कोप है रेट कट की। और अभी पिछले महीने या ये महीने जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन जो हो रहा है अक्रॉस काफ़ी प्रोडक्ट्स, ऑटोज़ में या कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में या एफएमसीजी में, तो इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। अफोर्डेबिलिटी फिर से वापस आ जाएगी और हमें वॉल्यूम ग्रोथ की बूस्ट आगे जाके दिख सकती है। तो हमें लगता है कि अभी मीन रिवर्जन मास कंजम्पशन में आ सकता है। तो काफ़ी पॉजिटिव है यहाँ से। ये देखिए, आप तो बतौर फंड मैनेजर, रिसर्च एनालिस्ट बहुत टेक्निकली सब चीज़ों को वे आउट करते हैं। आम निवेशकों के नज़रिए से अगर हम देखें तो वो तो जब सुनते हैं आप जैसे एक्सपर्ट्स को बोलता हुआ कि अच्छा कंजम्पशन थीम चलने वाली है तो वो स्टॉक्स खरीद लेंगे, वो ये जो फंड्स हैं वो खरीद लेंगे। हर दूसरा सवाल शो में यही होगा कि अच्छा कंजम्पशन फंड क्या खरीद लें अभी क्योंकि ये थीम काम करने वाली है। अब इस तरह के सवाल का आप जवाब कैसे देंगे? क्योंकि आप जब पोर्टफोलियो बनाते हैं, देखिए इक्विटी का पोर्टफोलियो बना रहे हैं, भले ही आप डायरेक्ट स्टॉक्स खरीद रहे हो या भले ही आप एक फंड के जरिए निवेश कर रहे हो, उसका एक मकसद होता है, उसका एक नजरिया होता है, डाइवर्सिफिकेशन जैसे कुछ रूल्स को आपको फॉलो करना होता है। तो अब जब हर कोई इस थीम पर, इस नैरेटिव पर लैच ऑन होना चाहता है, कितनी कमाई हो पाएगी अगर सभी ने सभी तरह के कंजम्पशन थीम को पोर्टफोलियो में डाल दिया? तो किसी फायदे का रहता है ऐसा करना? तो हाँ, हम एक्चुअली आप देखोगे कि कंजम्पशन, जब हम कहते थे कुछ सालों पहले, कंजम्पशन रहता था एफएमसीजी, स्टेपल्स, जो आज के दिन हमें लगता है कि एफएमसीजी या स्टेपल्स मैच्योर कंपनीज हो गई है। बट अगर आज हम कंजम्पशन बोलते तो बहुत ब्रॉड एज अ बास्केट हो गया है, थीम बहुत ब्रॉड हो गया है, जिसमें डिस्क्रिशनरी, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी एज अ थीम हमें लगता है कि ये सिर्फ 1-2 साल की कहानी नहीं है। ये डेकेड, अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल की कहानी है।
इसमें काफ़ी सेक्टर्स आते हैं, जैसे कि ऑटोज़ एक काफ़ी पुराना सेक्टर है, बट नए सेक्टर जैसे ड्यूरेबल्स हो या न्यू एज हो, रिटेलिंग हो, फैशन हो, बिल्डिंग मटेरियल्स, होम इम्प्रूवमेंट हो, ट्रैवल हो। तो हमें लगता है कि ये सारे थीम्स अभी तक इंडिया में काफ़ी अंडर पेनिट्रेटेड है, और हम जब कंजम्पशन एज अ इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हम हमेशा यही बोलते हैं कि इंडिया एक कंजम्पशन स्टोरी है, और इसे सिर्फ 1-2 साल की तरह मत देखो, ये लॉन्ग टर्म की स्टोरी है। बट जैसे कि अब बात कर रहे हैं कि लास्ट 2 साल 3 साल के सिनारियो काफ़ी स्ट्रेसफुल रहा है कंजम्पशन के लिए, तो ये एक टाइम है कि एक अपॉर्चुनिटी देता है इन्वेस्टर को एंट्री के लिए, क्योंकि आप एक थीम में एंटर कर रहे हो जो लास्ट 1-2 साल में अपनी फुल पोटेंशियल से परफॉर्म नहीं कर पाया है, बट आउटलुक बदलता देख रहे हैं हम, जहाँ पॉजिटिव हो रहा है। मुझे ये बताइएगा पिछले 3 साल का रिटर्न कितना है इस फंड का? वैसे फंड की परफॉर्मेंस पर मैं दर्शकों को कहूँगी कि वो खरीदने का निर्णय ना ले, लेकिन बहुत ही आम स्वभाव होता है और आम मानसिकता होती है। फंड परफॉर्म कर रहा है तो पोर्टफोलियो में डाल भी देते हैं। पिछले 3-5 सालों की परफॉर्मेंस कैसी देख रहे हैं आप अपनी? तो पिछले 3 और 5 साल की रिटर्न लगभग 20% रहा है हर साल। बट पिछले 1 साल में रिटर्न लगभग ऑलमोस्ट नील रहा है। तो हमने एक टाइम करेक्शन देखा है पिछले 1 साल में, और ये यही पॉइंट मैं बता रहा था कि लास्ट 1 साल टफ था, बट हमें लगता है आगे जाके भी पोटेंशियल है, क्योंकि फ्रॉम अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू हमें अभी भी लगता है कि ये थीम में अभी भी 1.5 टाइम मल्टीप्लायर इफेक्ट जीडीपी के कंपैरिजन अगर करें, अगर जीडीपी नॉमिनल जीडीपी हमें लगभग 9 से 10% या 11% दिखता है, तो उससे 1.5 टाइम काइंड ऑफ अर्निंग पोटेंशियल ये थीम में अभी भी दिखती है। तो ये कंपाउंडिंग स्टोरी है लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, जब कंजम्पशन की बात करते हैं तो इसमें बहुत बड़ा बास्केट है ये, है ना सिद्धांत? तो आपका फोकस कहाँ कहाँ पर है? तो कितना बड़ा बास्केट है? किस किस तरह की कंपनियों की हम बात कर रहे हैं, सेक्टर्स की बात कर रहे हैं, और कैसे आपने उनको प्रायोरिटी दी है अपने पूरे फंड के पोर्टफोलियो में? तो ये काफ़ी वेल डाइवर्सिफाइड है। कंजम्पशन इंडिया एज ए थीम 60% जीडीपी का शेयर है, तो काफ़ी बड़ा सेक्टर है। इसमें आपको ऑटोज, एफएमसीजी, टेलीकॉम, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, ये बड़े सेक्टर्स है जो पार्टिसिपेट करते हैं ये थीम में। अभी ये थीम में हम एक्चुअली अंडरवेट है एफएमसीजी में, बट हम हमें क्योंकि हम प्रेफर करते हैं डिस्क्रिशनरी कंपनीज, क्योंकि डिस्क्रिशनरी में ग्रोथ हमें ज़्यादा दिखती है एफएमसीजी से। डिस्क्रिशनरी कंपनीज हमें लगता है कि 1.5 से 2 गुना जीडीपी के ग्रोथ से ज़्यादा बढ़ सकती है। और वेरी रिसेंटली जो भी हमने चेंजेस देखे हैं गवर्नमेंट के स्टेप से, हमें लगता है कि अभी ऑटो एज अ सेक्टर भी हम इंक्रीमेंटली पॉजिटिव हो गए। ऑटोज में हमें फोर व्हीलर्स में काफ़ी पॉजिटिविटी दिखती है। चलिए, कुछ स्टॉक्स यहाँ पे जो आपके पोर्टफोलियो में ज़्यादा एक्सपोजर के साथ दिखाई दे रहे हैं वो दर्शकों को बता देते हैं। स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहा होगा। आईटीसी आपके पास, एमएनएम, मारुति सुजुकी, भारती एयरटेल, इटर्नल, ट्रेंट, एवेन्यू सुपरमार्ट, आइशर मोटर, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे कुछ आपने एक्सपोजर को जगह दे रखी है। कमोबेश 3 से लेकर 7-7.5% के आसपास की इनकी वेटेज आपने अपने पोर्टफोलियो में बना कर रखी हुई है। अब मुझे ये जानना है कि इसमें कोई बदलाव होगा क्या ट्रैवल को लेकर, और ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स को लेकर भी हम देख रहे हैं कि बहुत बज़ है। लगातार ये अपने कुछ ना कुछ इनोवेशंस भी कर रहे हैं अपने बिजनेसेस में। स्विगी ने नया प्लेटफॉर्म भी लॉन्च कर लिया है जहां पर जो है प्लेटफॉर्म फीस कम रखी गई है, कीमतें भी जो वहां पर होंगी खाने की बहुत कम है। 49 से लेके मेरे ख्याल से 300 रुपए के अंदर या उससे कम की कीमत में आपको मिल जाएगा। ये सब मौके हैं देखिए फेस्टिव सीजन को और इस तरह की डिमांड को भुनाने के। नजरिया आपका क्या होगा इन पर?
तो हम पॉजिटिव हैं, ये सारे डिस्क्रिशनरी स्टोरीज जो आप कह रहे हैं। हम न्यू एज एज अ थीम, ई कॉमर्स एज अ थीम पे पॉजिटिव रहे हैं। हमने इसे फूड डिलीवरी, क्विक कॉमर्स या ट्रैवल या ब्यूटी, ये सारे जो थीम्स अवेलेबल है ई कॉमर्स में खेलने के लिए, हमने पार्टिसिपेट किया है। हमें लगता है कि ये थीम्स बहुत लंबा समय से के लिए ग्रोथ दे सकते हैं, हाई ग्रोथ दे सकते हैं। दूसरी बात जो आपने कही, ट्रैवल एज अ थीम पे भी हम अभी भी पॉजिटिव है। ट्रैवल पिछले 2-3 साल में काफ़ी अच्छा करा है, बट हमें अभी भी लगता है कि मोमेंटम है थीम में फ्रॉम अ साइकिल पॉइंट ऑफ व्यू। और अगर कंज्यूमर का स्पेंडिंग पावर फिर से रिटर्न करेगा तो इट विल गिव फर्दर लेग्स। सिद्धांत, अब ये बताइएगा, किसी ने अगर कंज्यूमर स्पेसिफिक फंड पोर्टफोलियो में डाल के रखा हुआ है तो ओवर द इयर्स एवरेज रिटर्न एक्सपेक्टेशन कितनी होनी चाहिए? आई नो आप बात नहीं कर सकते हैं रिटर्न एक्सपेक्टेशंस पर, और ना ही ये क्राइटेरिया होना भी चाहिए फंड में निवेश करने का, लेकिन अल्टीमेटली हमारा मकसद यही होता है कि हमारी मेहनत की कमाई हम जहां भी डालें वो हमको कमा कर दे। ठीक है, अब ये फंड को अगर कोई पोर्टफोलियो में डाले तो एवरेज लॉन्ग टर्म रिटर्न कितना आपको लगता है कि हमें उम्मीद करनी चाहिए? जी, तो जैसे मैं पहले बता रहा था कि हमें लगता है कि ये थीम में जो अर्निंग्स की पोटेंशियल है, हमें लगता है कि 1 एंड हाफ टाइम वर्सेस जीडीपी की एक अर्निंग पोटेंशियल है। तो मिड टीन्स काइंड ऑफ अर्निंग पोटेंशियल हमें मीडियम टू लॉन्ग टर्म में ये थीम में दिखती है। काफ़ी री-रेटिंग की पोटेंशियल नहीं दिखती है, बट काफ़ी नए अपॉर्च्युनिटी आ रहे हैं ये थीम में पार्टिसिपेट करने के लिए थ्रू आईपीओज। तो उसके कारण हमें नए अल्फा जनरेटिंग अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, तो मिड टीन काइंड ऑफ एक अर्निंग पोटेंशियल की कंपाउंडिंग दिखती है। ऑलराइट सिद्धांत, मेरे ख्याल से बहुत बहुत धन्यवाद आपका, फंड की बारीकियों पे बातचीत की और साथ ही कंजम्पशन को लेकर आपने पूरी थीम का मतलब और मकसद समझाया दर्शकों को। धन्यवाद आपका। थैंक यू। चलिए छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पर आपके सवालों के जवाब हमारे साथ जुड़ गए हैं विश्वजीत पराशर, जो आपकी पोर्टफोलियो की पूरी प्लानिंग करेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर, और अब बारी आती है आपके पोर्टफोलियो क्वेरीज की, उनके जवाब देने की। और नंबर आपके स्क्रीन पे हम फ्लैश कर देते हैं। देखिए, हमारा व्हाट्सएप नंबर है जहां पर अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। बहुत ज़रूरी है कि आप डिटेल में अपना सवाल हम तक पहुंचाइए, कहाँ निवेश कर रहे हैं, किन फंड्स में कर रहे हैं, कब तक करना चाहते हैं। इसके अलावा अगर इंश्योरेंस पे भी सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे एक्सपर्ट आपको वहाँ भी मार्गदर्शन देंगे। टैक्स हो, लोन हो, किसी भी तरह का पर्सनल फाइनेंस को लेकर आपको सहायता चाहिए तो हमारे एक्सपर्ट आपको मार्गदर्शन दे सकते हैं। विश्वजीत पराशर, म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट, हमारे साथ आज जुड़ गए हैं, जो आपकी आज लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे। स्वागत है आपका शो में, और झटपट सवालों के जवाब देते हैं। सौरभ यादव का सवाल लेंगे सबसे पहले। विश्वजीत जी, इनको 15 साल बाद हायर एजुकेशन के लिए 1.5 करोड़ चाहिए, 20 साल के बाद बच्चों की शादी के लिए 1.5 करोड़, 30 साल बाद रिटायरमेंट के लिए 12 करोड़। और इन्वेस्टमेंट फंड्स आपके पास सूची होगी, मैं पढ़ूंगी नहीं, स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहा है। 30 साल तक जो है ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिलहाल इनकी उम्र 33 साल की है, गवर्नमेंट टीचर हैं ये। जी बिल्कुल, ये सौरभ जी ने बहुत अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग कर रखी है। कविता जी देखिए, इनको इन्होंने एनपीएस कर रखा है, जो बहुत अच्छा जी कंट्रीब्यूशन जा रहा है इनका, जी जहां से इनकी रिटायरमेंट प्लानिंग ऑटोमेटिकली टेक केयर हो जाती है। क्योंकि अगर ये 35,000 रुपए जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एनपीएस में, 30 साल में करीब करीब 12 करोड़ रुपए यहाँ जुड़ते नजर आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में रिटायरमेंट वाला गोल तो बड़े आराम से अचीव हो जाएगा। अब बचते हैं दो गोल, जो उनकी बच्चों की पढ़ाई का है और शादी का है। तो अभी ये 21,000 की एसआईपी कर रहे हैं। अगर ये अपनी एसआईपी को 32,000 रुपए तक बढ़ा ले, तो ये अपना जो बच्चे की पढ़ाई का गोल है 15 वर्ष बाद, उसको आराम से अचीव कर सकते हैं, अगर हम 12% का सीएजीआर लेके चले। अब जो शादी का गोल है वो है 20 वर्ष के बाद। तो या तो उसके लिए सौरभ जी आपको 17,000 की फ्रेश एसआईपी चाहिए, या फिर आप थोड़ा मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि आपकी एसआईपी तो कंटिन्यू ही रहेगी।
और आप स्टेप अप भी कर रहे हैं, तो कुछ एक अच्छी रकम 20 वर्ष के बाद वो भी जुड़ेगी और आप एनपीएस से भी कुछ पैसा विथड्रॉ कर सकते हैं, जिसमें कि आज की रूलिंग के हिसाब से आपका जो कंट्रीब्यूशन है उसका 25% पैसा आप वहां से विथड्रॉ कर सकते हैं। तो शादी का लक्ष्य आप वहां से मिक्स करके इनसे अचीव कर सकते हैं। तो आपका जो गोल्स हैं वो आराम से अचीव होते हुए नजर आ रहे हैं, उसके लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएं। जो आपका पोर्टफोलियो है सौरभ जी, वो भी काफी अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आपने बना रखा है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी तरीके के फंड्स आपके पोर्टफोलियो में हैं। एक कोटक मल्टी कैप है, क्योंकि प्योर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप है आपके पोर्टफोलियो में, तो मेरे हिसाब से कोटक मल्टी कैप से आप निप्पॉन मल्टी कैप से आप निकल सकते हैं। इसकी जगह प्योर या तो लार्ज कैप फंड ले सकते हैं या फिर 3,000 रुपए लार्ज एंड मिड कैप फंड में ले लें, जिसमें कि मेरे हिसाब से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का लार्ज एंड मिड कैप फंड, और 3,000 रुपए आप एक वैल्यू स्टाइल फंड में डाल दें, ताकि एक पोर्टफोलियो में एक डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्टाइल भी ऐड हो जाएगा और इस तरीके से आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा डाइवर्सिफाइड हो जाएगा। तो ये थोड़े-थोड़े से बदलाव आप कर लें, एसआईपी कंटिन्यू रखें, सही समय में आपने शुरुआत करी है। मेरी बहुत शुभकामनाएं कि आप एक बड़ा कॉर्पस अचीव कर पाएंगे, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का पूरा लाभ आप ले पाएंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और दिनेश राव का सवाल लेंगे विश्वजीत जी कर्नाटका ओडीपी से। इनके पोर्टफोलियो में आईसीआईसीआई का लार्ज एंड मिड कैप है, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, कोटक मल्टी कैप, इन्वेस्को स्मॉल कैप, आदित्य बिरला का भी इनके पास इंटरनेशनल इक्विटी फंड है, मोतीलाल का इनके पास गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ भी है। 12,000 की एसआईपी चल रही है, हर महीना 20 साल तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, 1 CR इनका टारगेट है। जी बिल्कुल, दिनेश राव जी आपने काफी अच्छी पोर्टफोलियो बना रखी है, बहुत ही वेल डाइवर्सिफाइड है। कविता जी डिफरेंट एसेट क्लासेस में भी इन्होंने निवेश किया हुआ है, इंटरनेशनल इक्विटी फंड ले रखा है, तो ग्लोबल एक्सपोजर भी मिल रहा है, और इन्होंने गोल्ड एंड सिल्वर फंड भी ले रखा है ताकि डिफरेंट एसेट क्लासेस में इनका निवेश रहे। तो काफी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। जो फंड्स का चुनाव कर रखा है राव साहब वो भी बहुत अच्छा है, सारे ही फंड अच्छे हैं। आपकी जो एसआईपी है वो 12,000 रुपए की है। तो 1 करोड़ का अगर लक्ष्य है तो वो तो आराम से अचीव होता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम 12% का सीएजीआर लेके चले तो 1 करोड़ 10 लाख बनते नजर आ रहे हैं। पर वहीं पर मेरी सलाह ये रहेगी कि अगर आप 10% का स्टेप अप करते हैं तो यही 2 करोड़ 38 लाख रुपए की कॉर्पस बनती नजर आ रही है 12% का सीएजीआर लेके 20 वर्ष में। तो थोड़ा सा कोशिश करें, अपना स्टेप अप करें। पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है, डाइवर्सिफाइड है, बिल्कुल इसी पे निवेशित रहें और नए फंड ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आभाष गुप्ता का सवाल लेंगे जयपुर से। इन्होंने अपना सवाल हमें भेजा है। इनके पोर्टफोलियो में है आईसीआईसीआई लार्ज एंड मिड कैप, एसबीआई स्मॉल कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, कोटक का मल्टी कैप। ये बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं 2012 से और इन्होंने लगभग 5.5 लाख से कुछ ज़्यादा अब इकट्ठा कर रखे हैं म्यूचुअल फंड्स में। और चलिए 22 साल के बाद कितना एक्यूमुलेट कर लेंगे, ये इनका सवाल है। देखिए बहुत अच्छी बात है कविता जी, सभी जो निवेशक है वो एक लंबी अवधि की प्लानिंग कर रहे हैं, जिससे बहुत अच्छा कॉर्पस और पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो म्यूचुअल फंड्स का एक बेस्ट प्रैक्टिस है वो इसमें नजर आ रही है। तो 22 वर्ष के बाद अगर 13,000 की एसआईपी से कंटिन्यू करते हैं 12% का सीएजीआर, तो 1 करोड़ 53 लाख बनते हैं 22 वर्ष में। वहीं पर इनके पास 5,87,000 का कॉर्पस भी है, तो ये भी 22 वर्ष में 71 लाख बन जाता है। तो करीब करीब 2.25 करोड़ रुपए यहाँ बनता नजर आ रहा है। और अगर ये स्टेप अप करते हैं, जो मैं अक्सर कहता हूं सभी निवेशकों को, जब भी आपकी इनकम बढ़े, ग्रोथ हो, कोई बोनस आए, तो आप जरूर उसको निवेश करें। तो अगर 10% का स्टेप अप भी लेके चले तो इस 3.5 करोड़ रुपया यहाँ बनता नजर आ रहा है। पोर्टफोलियो में फंड्स तो अच्छे हैं, केवल एसबीआई स्मॉल कैप पे थोड़ा नजर रखें, अगर परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है तो इसी में निवेशित रहें। अदरवाइज कोई और बेहतर स्मॉल कैप फंड को कंसिडर कर सकते हैं, जिसमें कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप या फिर बंधन का स्मॉल कैप कंसिडर कर सकते हैं। बाकी फंड्स जो हैं बहुत अच्छे हैं, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, आईसीआईसीआई लार्ज एंड मिड कैप, ये सारे ही फंड टॉप क्वार्टाइल फंड्स हैं, परफॉर्म भी अच्छा कर रहे हैं। उन सब में निवेशित रहें, नए फंड्स ऐड ना करें और कोशिश करें हर वर्ष अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करते रहें। ऑलराइट, नवीन कुमार साहब का सवाल कर्नाटका से। एसआईपी इनकी चल रही है 11,000 रुपए की, निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड है,
यूनियन का फ्लेक्सी कैप है, निपॉन इंडिया निफ्टी 500 मोमेंटम है, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप है। 1 लाख इनको वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी करनी है, उसके लिए कौन सा फंड लें, कहाँ पर बदलाव कर सकते हैं, ये जानना चाहते हैं। और 12 से 15 साल के लिए जो है ये निवेश करना चाहते हैं इस पोर्टफोलियो में। जी बिल्कुल नवीन कुमार जी, जो आपका पोर्टफोलियो है, फंड्स तो आपने ले रखे हैं, लेकिन कुछ 2 फंड्स में मैं बदलाव करना चाहूंगा, जिसमें कि एक तो यूनियन का फ्लेक्सी कैप फंड है। तो इसकी जगह आप कोई एक बेहतर फ्लेक्सी कैप फंड कंसिडर कर सकते हैं, जैसे कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप या फिर एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप। और इसके साथ ही आपके पास एक थोड़ा सा एग्रेसिव और थोड़ा सा हाई रिस्क फंड है, जिसमें कि निपॉन इंडिया निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड है। तो मेरे हिसाब से ये चढ़ते बाजार में तो काफी अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन जब मार्केट थोड़ी सी वॉलेटाइल होती है, उतार चढ़ाव होते हैं, तो इसमें अंडर परफॉर्मेंस भी देखने को मिलती है। तो मेरे हिसाब से इससे आप निकलकर निपॉन का ही एक लार्ज कैप फंड ले लें, ताकि आपके पास पोर्टफोलियो में एक स्टेबिलिटी आ जाए और बाकी जो फंड्स हैं वो अच्छे हैं, उसमें आप निवेशित रहें। तो ये 2 फंड्स का मैं आपको सुझाव दूंगा। और जो 1 लाख रुपए आपने निवेश करने हैं, अब मेरी सलाह से आप 50-50 हजार इन दोनों फंड्स में निवेश कर सकते हैं। 50,000 फ्लेक्सी कैप फंड में और 50,000 ही लार्ज कैप फंड में। बाकी जो आपकी एसआईपी है 11,000 की है। अगर हम 15 वर्ष का पीरियड लेके चले तो करीब 52 लाख रुपए यहाँ बनते नजर आ रहे हैं। अगर हम 12% का सीएजीआर लेके चलते हैं, तो मेरे हिसाब से आपको अपनी एसआईपी थोड़ी बढ़ानी चाहिए। 10% का स्टेप अप भी लेके चलेंगे तो ये 92,15,000 हो जाएगा। और बाकी जो आपका एग्जिस्टिंग कॉर्पस है, ये भी 12 लाख के करीब बन जाता है, जो अभी आप मेरे हिसाब से 2 लाख 20 हजार के करीब होगा। तो ये करीब करीब 1 करोड़ 10 लाख के करीब आपका कॉर्पस यहाँ बनता नजर आ रहा है। कोशिश करें और एसआईपी बढ़ाएं, और आपके फंड्स अच्छे हैं। ये 2 थोड़े से बदलाव जो मैंने आपको बताए, इसको अवश्य कर लें। पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी रहेगी और रिटर्न्स में भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। चलिए 1 करोड़ 10 लाख के आसपास आप इकट्ठा भी कर पाएंगे। आखिरी सवाल लेंगे अजय का, और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, कोटक का इनके पास मल्टी कैप है, आईसीआईसीआई प्रू का रिटायरमेंट प्योर इक्विटी, इन्वेस्को इंडिया का लार्ज एंड मिड कैप है, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप है, बंधन का स्मॉल कैप है। सभी फंड में 4,001 रुपये की इनकी एसआईपी चल रही है और 22 साल के लिए इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं। पिछले 1 साल से ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 1 साल से इनकी एसआईपी शुरू हुई है। बिल्कुल अजय जी, बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है। काफी फंड्स जो आपने चुने हैं काफी अच्छे हैं। थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक आपने रिटायरमेंट फंड ले रखा है, जो कि बहुत अच्छा है, उसकी में भी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। बट यहाँ पे 5 साल का लॉक इन पीरियड रहेगा। तो मैं, अगर आप लॉक इन में रहना चाहते हैं, क्योंकि वो भी, उसका भी लाभ होता है, कई बार निवेशक पैसा निकाल लेते हैं तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग नहीं बन पाती है, और ये सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स होते हैं, तो आप निकाल नहीं पाते हैं, तो आपका गोल अचीव होने में मदद होती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में रहे, जहां पे लॉक इन पीरियड ना हो, तो आप आईसीआईसीआई का ही लार्ज कैप फंड ले लें। तो मेरे हिसाब से आपके पास एक फ्रीडम रहेगी कि आप जब चाहे पैसा इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और परफॉर्मेंस भी उतनी ही अच्छी रहेगी। दूसरा, आपके पास लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तीनों ही तरीके की कैटेगरीज है। तो कोटक मल्टी कैप फंड आपने ले रखा है, तो मेरे हिसाब से उसको भी आप स्विच करके कोटक के कॉन्ट्रा फंड में चले जाएं, जो कि एक डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्टाइल है। बाकी सब ग्रोथ ओरिएंटेड फंड्स हैं, ये थोड़ा वैल्यू ओरिएंटेड फंड है, जो कि ऐसे फंड्स में निवेश करेगा जो अभी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं और आगे चल के उनमें पोटेंशियल है कि अच्छे रिटर्न दे सके। कोटक कॉन्ट्रा में चले जाए या फिर आईसीआईसीआई पोटेंशियल का वैल्यू फंड कंसिडर कर सकते हैं। तो ये 2 थोड़े से बदलाव करें। बाकी जो आपकी जो एसआईपी है 24,000 रुपए की, उसमें अगर हम 12% का सीएजीआर लेके चले, तो 22 वर्ष में ये भी 2 करोड़ 38 लाख रुपए बन जाते हैं। और आपका एग्जिस्टिंग जो 3 लाख रुपए है, एजम्पशन करके चल रहा हूँ क्योंकि आपने 1 साल से निवेश करना शुरू किया है, तो ये भी करीब करीब 22 वर्ष में 36 लाख बन जाएगा। तो 3 करोड़ 19 लाख रुपए 22 वर्ष में बनते नजर आ रहे हैं। पर कमाल की बात यह है अजय जी, अगर आप 10% का इसमें स्टेप अप कर दें, तो 22 वर्ष में करीब करीब 6.5 करोड़ रुपए का कॉर्पस बनता नजर आ रहा है। तो कोशिश करें, स्टेप अप करें। ये थोड़े से जो बदलाव अगर आप कंसिडर करें, तो मेरे हिसाब से पोर्टफोलियो और बेहतर हो जाएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए इसी के साथ आज की पेशकश को भी यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद विश्वजीत जी, आपने समय दिया, दर्शकों के सवालों के जवाब दिए, उनकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग की। धन्यवाद। और जाते जाते आप सभी को मैं छोड़ जाती हूँ हमारे व्हाट्सएप नंबर के साथ। बहुत ज़रूरी है, झटपट नोट डाउन कर लीजिए, आप हमारे साथ अपने सवाल को साझा करें ताकि एक्सपर्ट आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग कर पाएँ। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।